हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म हमने स्टार्ट कर दिया है। क्लास 10th की जो सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस वाली बुक चल रही है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड। चैप्टर नंबर 1 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसको जरूर देखें। ठीक है, और इसका पहला लेक्चर भी जरूर देखें। तो आज हम देखेंगे फेडरलिज्म जो होता है उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। इसको समझने से पहले मैं अभी आपको कुछ बेसिक्स समझाऊंगा। ठीक है, और ये बेसिक्स आपको पूरी बुक में, पूरी क्लास 10th की बुक में आपको काम आएंगे। ठीक है, ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, थोड़ा सा मैं आज बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन पर। कॉन्स्टिट्यूशन बार बार आता रहता है। देखो, हम जो पढ़ते हैं ना, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इलेक्शन, फलाना ढिकाना, जो भी पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, वो सारी की सारी चीज़ हमारे संविधान में लिखी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई है। तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक में बताते चलूँगा। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है। अगर ओरिजिनली देखो तो आप, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल, सबके लिए इसमें क्या लिखे हुए हैं, रूल्स लिखे हुए हैं। और ये लोगों के बीच में और सरकार के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो ये है हमारा संविधान। तो संविधान, सिंपल सी बात, संविधान मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये इसमें लिखे हुए होते हैं, किसमें, संविधान में लिखे हुए होते हैं, जिसके आधार पर कोई भी सरकार अपना काम करती है। तो जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, खास बात क्या है बेटा, जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है जनरली। अब जहाँ डिक्टेटरशिप है तो उसको क्या संविधान बनाने की जरूरत, क्योंकि वो तो जो बोल देते हैं वही नियम बन जाता है उनका। तो यह वचन ही शासन है, आपने सुना हुआ है ना। मोनार्की में कोई संविधान नहीं रहता। ये तो सिर्फ काम मिलता है, डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगा। प्लस आपको पता है फेडरल सिस्टम जहाँ पे होता है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी हुई होती है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी हुई होती हैं। आपस में लड़ाई ना हो, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं हमारे संविधान में। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक किताब है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, और उन्हीं के आधार पर हमारी सरकार काम करती है। और उसमें सबकी पावर लिख रखी है कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होंगी, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स होंगी, चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर्स होंगी, एमपी कैसे बनेगा, एमएलए कैसे बनेगा, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होगा, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होगा, अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, गवर्नर की क्या पावर होंगी, सब कुछ लिखा हुआ है हमारे संविधान में। ठीक है ना। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो रिटन और दूसरे होते हैं अनरिटन। रिटन मतलब जो लिखित में होते हैं, अनरिटन मतलब जो लिखे हुए नहीं है। तो अपना इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें प्रोविजंस लिखे हुए होते हैं, उसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसमें प्रोविजंस लिखे हुए नहीं होते हैं, जबकि ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, परंपराओं को फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनका ऐसा कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता जैसे हमारा भारत का संविधान है। एग्जाम्पल देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। अच्छा, हमारा भारत को जो संविधान है, इसके बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको गर्व होना चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इससे बढ़िया, इससे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको मिलेगा ही नहीं। और डेफिनेटली बढ़िया भी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्लस हमने जो ये संविधान बनाया है, कई देशों के संविधानों को में जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनको लिखकर यहाँ पर डाल दिया है, तब जाके अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ओरिजिनल जो संविधान था उसमें प्रियम्बल था, स्टार्टिंग का एक पेज होता है जिसमें लिखा होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे करके, है ना। 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। ध्यान रखना, हमारा ओरिजिनल संविधान था, उसमें 8 तो शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल थे और एक प्रियम्बल, फ्रंट पेज जो रहता है ना। अब आज की डेट में देखें तो एक प्रियम्बल है और 465 प्लस आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल है। अब शेड्यूल की संख्या बढ़ चुकी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इवन मैं कहूँगा कि यहाँ पर पार्ट्स भी लगभग 25 हो चुके हैं, ये चीज़ और आप ध्यान रखना। ठीक है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट के लेवल्स में आपको बता ही चुका हूँ। हमारे यहाँ पर एक तो पूरे देश की सरकार है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर दूसरी एक राज्यों की सरकार होती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके नीचे भी लोकल गवर्नमेंट होती है, और लोकल गवर्नमेंट गाँव में जो होती है उसको रूरल गवर्नमेंट बोलते हैं। आपको पता है गाँव में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं, पंचायती राज सिस्टम चलता है। अर्बन एरिया में म्यूनिसिपलिटी सिस्टम चलता है। ठीक है, अब किस गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स होंगी,
सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज़ पर लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किस चीज़ पर लॉ बना सकती है, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं अभी एडवांस में आपको बता देता हूँ, हालांकि चैप्टर में आगे ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली काम आ जाएगी। अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7वां शेड्यूल है, मैंने अभी आपको शेड्यूल बताए थे यहाँ पे संविधान में हमारे में क्या है शेड्यूल है, अभी 12 शेड्यूल है, पहले ओरिजिनली कितने थे 8 शेड्यूल थे। तो शेड्यूल नंबर जो 7 है, ये चीज़ ध्यान रखना, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का 7वां जो शेड्यूल है, 7th जो शेड्यूल है, वो डील करता है किससे, डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर के बंटवारे से संबंधित है। किस किस के बीच में पावर्स का बंटवारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर के बंटवारे से संबंधित है। इसके लिए हमारे संविधान में 3 लिस्ट बनी हुई है, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। हल्का सा एक आइडिया मैं दे देता हूँ। यूनियन लिस्ट, अब देखो यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट आते हैं जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर, पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरबेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, कॉइनेज। ये जो सब्जेक्ट है ना, इनको कौन देखेगा, इनको देखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनसे संबंधित अगर कोई नियम बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो ध्यान रखना, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में, इनको हम आइटम्स भी बोलते हैं। ये जो सब्जेक्ट हैं, इन पर कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिक्विड, ट्रेड, कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये सारी चीज़ें आती हैं स्टेट लिस्ट में। इसके अलावा और भी, ये तो ये झलक है यहाँ पे। अच्छा, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पर लॉ बनाने की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मगर एक चीज़ और आप ध्यान रखना, कान खोलकर सुनना इस चीज़ को, इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब आर्टिकल 356 लग जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तब स्टेट लिस्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अब तीसरी लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, अडल्ट्रेशन, अडॉप्शन, सक्सेशन। ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट। अब ध्यान रखना, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर लॉ बनाने की पावर, जो पावर है यहाँ पर दोनों के पास है। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सहमति चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की भी सहमति चाहिए। तो ये है पावर का डिवीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में क्लियरली 7th शेड्यूल बनाया गया है जहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर्स दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर्स दी गई हैं। और जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं आते उनको बोलते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट या रेजिडुअरी पावर्स। ठीक है, जिसमें जैसे एग्जांपल है साइबर लॉज, जो मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित है, उससे संबंधित। ठीक है ना, यहाँ पर तो मेन आप 2-3 एग्जांपल याद रखने ना कि यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट मिलकर दोनों लॉ बनाती हैं। यूनियन लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सब किस में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। स्टेट में आपको देखने को मिलेगा ट्रेड, पुलिस, एग्रीकल्चर, इरीगेशन। कनकरेंट में जहाँ पे दोनों मिलकर बनाते हैं तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये कनकरेंट में आ जाएंगे। ठीक है, ऑर्गन्स आपको बताइए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों के बीच में बैलेंस बना रखा है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है अगर जो लॉ बनाया गया लेजिस्लेचर के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। या कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है दो गवर्नमेंट्स के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में विवाद है, तो उसको भी जुडिशरी सुलझाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंडिया में अगर हमारी जुडिशरी की बात करें तो सबसे ऊपर आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट। ये अपना सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, आपको बताइए न्यू दिल्ली में। फिर उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स, अलग अलग स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट्स होते हैं, कई सारे स्टेट्स के जॉइंट में भी होते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। अच्छा, 2-4 बातें हम अब जान लेते हैं अपने प्यारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो अपना सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है। अपेक्स कोर्ट मतलब सबसे ऊपर वाला कोर्ट है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे ऊपर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपेक्स कोर्ट, सबसे ऊपर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है, संविधान की रक्षा कौन करता है, यही करता है सुप्रीम कोर्ट। ये चीज़ ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट, ऐसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हेल्प्स इन सिक्योरिंग फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है हमें 6 फंडामेंटल राइट दिए गए, उन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करना भी किसकी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट भी करता है। मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताएं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। आई वुड लाइक टू नो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप कमेंट करके बताओगे तो। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊँ, राइट टू इक्वलिटी, तो इसको
कौन प्रोटेक्ट करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ऐसी लास्ट अपीलेट कोर्ट। लास्ट अपीलेट कोर्ट का मतलब है सपोज आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फैसला है वो आपके पक्ष में नहीं है तो आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी फैसला आपके पक्ष में नहीं है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। तो लास्ट अपील कहाँ पर कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। हेड जो होता है सुप्रीम कोर्ट का उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। कमेंट करके बताना है कि अभी करंट में सीजेआई कौन है। और सीजेआई को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। बाकी और भी जजेज होते हैं वो चीफ जस्टिस की एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अब हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ध्यान रखना ये जो मैंने बेसिक्स बताए आपको हर चैप्टर में काम आएंगे, तो बेसिक्स में बार बार नहीं बताऊंगा मगर आपको ये मजबूत बनाएंगे, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का सबसे पहला फीचर, देयर आर 2 और मोर लेवल्स। अच्छा, लेवल्स को यहाँ पे बोला गया टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा टीयर्स होते हैं, टायर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा टायर्स होते हैं या टीयर्स होते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल लो आप। तो टीयर का मतलब भी क्या होता है? यहाँ पे लेवल होता है। तो आप फेडरल सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा जनरली मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली जहाँ जहाँ फेडरल सिस्टम है वहाँ पे एक तो पूरे देश की सरकार होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होती है रीजनल गवर्नमेंट्स जिनको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो 2 गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेंगी फेडरल सिस्टम में। मगर अपने प्यारे देश इंडिया में अगर देखें तो हमारे यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है, तीन टियर वाला सिस्टम है। एक तो सबसे ऊपर है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट और फिर उसके नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे 3 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है? डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, अब सपोज आप रहते हो राजस्थान में या आप रहते हो मान लो उड़ीसा में, कहीं भी आप रह रहे हो, तो आप सपोज आप राजस्थान में रह रहे हो। अगर आप राजस्थान में रह रहे हो तो राजस्थान में आपको राजस्थान के नियम भी मानने पड़ेंगे, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसके नियम मानने पड़ेंगे, एज वेल एज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नियम भी मानने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अलग अलग जो गवर्नमेंट होती हैं, अलग अलग जो टायर्स हैं, ये सेम सिटीजन को गवर्न करती हैं। आप राजस्थान में जो एक बंदा, मान लो मैं राजस्थान में रह रहा हूँ तो मुझ पर राजस्थान का नियम भी लागू होगा, मुझ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम भी लागू होगा। मगर राजस्थान गवर्नमेंट अलग सब्जेक्ट पर मतलब हमसे कुछ बात करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग सब्जेक्ट पर बात करेगी। सब्जेक्ट मैं बता ही चुका हूँ, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं इस पर दोनों गवर्नमेंट के अंदर में आती है। ये चीज़ ध्यान रखना, सेंट्रल स्टेट दोनों की मतलब चलती है। तो हर गवर्नमेंट का अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है इनकी मतलब एक प्रकार से दायरा कह सकते हैं, एक लिमिट होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं पर बनाएगी, ये इनकी ज्यूरिसडिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट इन पर लॉ बनाएगी, ये इनकी ज्यूरिसडिक्शन है, और यहाँ पर दोनों बना सकती हैं, ठीक है। तो सीमा, ज्यूरिसडिक्शन का एक प्रकार समझ लो सीमा। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, कई सारे मतलब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वो कहते हैं ये जो क्षेत्र है हमारे पुलिस स्टेशन के दायरे में नहीं आता, सीमा में नहीं आता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कराइए। तो वही है ज्यूरिसडिक्शन मतलब न्याय क्षेत्र। तो हर गवर्नमेंट के अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, लेजिस्लेशन के मामले में, टैक्सेशन के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन अलग मिलेगा, टैक्सेशन का टैक्सेशन मतलब टैक्स लगाने की जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग हैं। लॉ बनाने की भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग है, ठीक है ना। द jurisdictions ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये jurisdiction है कि किस गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स होंगी, ये चीज़ें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं और ये मैं बता चुका हूँ। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ लॉ बना सकती है, दोनों कहाँ मिलकर बना सकते हैं। तो हर गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन कर दी गई हैं, क्लियरली बता दिया गया है कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, कैसे बनेगा, सारा प्रोसीजर, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कैसे बनेगा, सारा प्रोसीजर, चीफ मिनिस्टर की क्या पावर्स होंगी, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होंगी, हर चीज किस में लिखी हुई है, हमारे संविधान में लिखी हुई है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब यूँ कहे कि भाई हम नहीं मानते इस सरकार को, ये और वो, सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ने गारंटी दे रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है कि जो चीज़ है वो सबको माननी पड़ेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ वो सबको मानना पड़ता है। उसका एग्जिस्टेंस और जो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट की गई है वो हमें माननी पड़ेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी भी दी है, ठीक है, हर गवर्नमेंट में।
द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिलैटरली मतलब एक साइड से, एक तरफ से। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान देना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। एक गवर्नमेंट तो उसको चेंज बिल्कुल नहीं कर सकती है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में छोटी मोटी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था 1950 में, आपको पता है लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। उसके बाद अब तो 70 साल गुजर गए हैं, तो 70 साल में हमने बहुत प्रोग्रेस की है। पहले जो नियम थे वो शायद अब लागू ना, अब आपके हिसाब से सही ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या करते रहते हैं, अमेंडमेंट करते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं। तो कुछ सुधार तो ऐसे होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप कर देती है अकेली, मगर कुछ सुधार ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए उनको स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी भी चाहिए। तो सच चेंजेज रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मतलब जो स्पेशल अगर कोई सुधार करना है, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई सुधार करना है, स्पेशल प्रोविजंस में कुछ सुधार करना है, फंडामेंटल प्रोविजंस में कोई सुधार करना है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की भी सहमति चाहिए। और ऐसे में उनको लगभग हाफ ऑफ द स्टेट्स की सहमति चाहिए, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करना इतना आसान नहीं है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत फ्लेक्सिबल भी है एज वेल एज रिजिड भी है। तो मिक्सचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं उनको बड़े आसानी से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, इसलिए तो फ्लेक्सिबल है। मगर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, फंडामेंटल प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं बहुत ज़्यादा रिजिड है, उनको चेंज करना आसान नहीं है। उनको चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की भी सहमति चाहिए, और वो भी आधी से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट की सहमति चाहिए। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो हमारे यहाँ पर अब कई बार लड़ाई हो जाती है कि ये पावर हमारे पास है, मतलब कई बार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है, आपस में भिड़ जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो अब भिड़ जाते हैं तो ऐसे में फिर उनको कौन बचाएगा, है? तो बचाने के लिए हमारे पास है कोर्ट वाला सिस्टम। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट जो है वो है हमारा गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। अगर संविधान को लेकर कोई क्वेश्चन आता है, या दो स्टेट्स के बीच में अगर लड़ाई होती है, या सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उसको सॉल्व करेंगे हमारे कोर्ट। तो कोर्ट को ये पावर दी गई है कि आप ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बता सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं। हाईएस्ट कोर्ट क्या है अपना इंडिया में? हाईएस्ट कोर्ट है अपना सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द रेस्पेक्टिव पावर्स। अगर डिफरेंट लेवल्स, अब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे दो स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है पावर को लेकर, तो उसको सॉल्व करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब देखो ऑटोनॉमी का मतलब होता है भाई स्वतंत्रता। अब जैसे मान लो राजस्थान गवर्नमेंट है, एक मान लो पूरी इंडिया की गवर्नमेंट है। अब राजस्थान गवर्नमेंट भाई पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है। फाइनेंशियल मतलब कंडीशन तो इम्प्रूव, मतलब अगर सरकार चलानी है, सरकार को बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती हैं, अपनी जो मतलब कर्मचारी उनको पैसा भी देना पड़ता है। तो हर सरकार के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो क्या लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। उनको बताया गया कि आप कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकते हो। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कि सरकार कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकती है, कहाँ कहाँ से टैक्स लगा सकती है, तो ये हर सरकार के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड है, ताकि एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट पर डिपेंड ना रहना पड़े, ठीक है। तो ये किस लिए किया गया है? ताकि सारी गवर्नमेंट मिलजुल कर आपस में कोऑपरेट करके आगे बढ़ सकें, इनके बीच में डिस्प्यूट ना हो। इसलिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में सक्षम हो, अपने मतलब स्टेट को चलाने में उसको इनफ पैसा मिल जाए। इसलिए उनको ये पावर दी गई है कि आप भी टैक्स लगा सकते हो, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग लगाती है, और लोकल अलग टैक्स लगाती हैं। सेम टैक्स एक गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा।
अच्छा, लास्ट हमारा फीचर है द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो फेडरल सिस्टम होता है किसी भी देश में, उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं। नंबर एक, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, मतलब किसी भी देश की यूनिटी को बनाए रखना और उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, भारत ने अपना जो फेडरल सिस्टम अपनाया इसलिए अपनाया है ताकि हम अपने देश में जो यूनिटी है उसको बनाए रखें, एकता बनाए रखें। वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, साथ के साथ में फेडरल सिस्टम का फायदा क्या होता है, हम रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। अब आपको पता है भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग रिलीजन्स के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग एथनिसिटी के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग पाए जाते हैं। तो इन सब को अकोमोडेट करता है कौन, हमारा फेडरल सिस्टम। ये है मेन ऑब्जेक्टिव। जहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है फ़ायदा ये होता है कि वो रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाता है। जैसे आपने देखा बेल्जियम में अलग अलग मतलब डाइवर्सिटी थी, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, मगर उन्होंने भी क्या किया, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया। तो फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पर सरकार सही से काम कर रही है। मगर श्रीलंका के केस में ये हमें नहीं देखने को मिला, उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर नहीं अपनाया, सारी पावर्स अपने सेनेला कम्युनिटी थी उसने अपने पास रखी, जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो दो एस्पेक्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए, ताकि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर हमने जो 6-7 हमारे फीचर्स हैं फेडरलिज्म के वो सारे कंप्लीट किए, प्लस कुछ बेसिक्स भी किए। इन बेसिक्स को मैं चाहता हूँ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये चीज़ आपको बार बार काम आती रहेगी, बार बार मैं भी बेसिक्स इनको नहीं बताऊँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक चीज़ और, हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्की एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर लें, सो दैट अगर आप बाई चांस आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है तो यहाँ पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी और ये आप इससे हमसे कनेक्ट भी रह सकते हो। ठीक है।